तो नमस्कार, मैं डॉक्टर पद्मा गुलाटी हूँ और मेरा टॉपिक है टाइमली कॉम्बिनेशन थेरेपी, इफेक्ट ऑन ड्यूरेबिलिटी एंड करंट एविडेंसेस इन डायबिटीज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायबिटीज है वो बीटा सेल्स धीरे धीरे फेल होने लगते हैं इन इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट्स में, और इसकी वजह से पेशेंट्स को ब्लड शुगर बढ़ता है और वो बढ़ा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। और इसके साथ ही जब मरीज का उपचार किया जाता है तो उस समय जो रिस्क रहता है ब्लड शुगर नॉर्मल से कम होने का, हाइपोग्लाइसीमिया, दैट इज द मेजर ऑब्स्टिकल कि HbA1c को बिलो द टारगेट रखा जाए। जैसा कि जाना जाता है कि जब डायबिटीज डायग्नोज होती है टाइप 2 डायबिटीज, तो 80% से ज्यादा सेल्स, बीटा सेल्स जो हैं, उनका फंक्शन खत्म हो चुका होता है। इनिशियली ये फंक्शनल लॉस रहता है जिसको ठीक किया जा सकता है, और उसके बाद ये एनाटॉमिकल लॉस हो जाता है बीटा सेल मास का, जो कि फिर परमानेंट होता है और जिसकी वजह से फिर डायबिटीज प्रोग्रेस करती है। इसलिए इन मरीजों में अर्ली इंटरवेंशन, जितने जल्दी से जल्दी और ऐसी ड्रग्स या एजेंट्स इस्तेमाल किए जाएं जो कि बीटा सेल फंक्शंस को प्रिजर्व करे, वो उससे जो उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल है और ड्यूरेबिलिटी है इन न्यू ऑनसेट टाइप 2 डायबिटिक्स, जिससे रेजिडुअल फंक्शन को मेंटेन किया जा सके। इसलिए कहते हैं कि अर्ली फेज ऑफ डायबिटीज में सिर्फ डाइट या मोनोथेरेपी शुरू करने की बजाय मल्टीपल ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, जिससे ग्लूकोटॉक्सिसिटी भी कम हो सके और बीटा सेल फंक्शंस भी प्रिजर्व हो सकें। एक रीसेंट रियल वर्ल्ड डेटा में ये पाया गया कि 50% से भी कम पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज के और जिनका ट्रीटमेंट फेलियर था, उनका ट्रीटमेंट 12 महीने में बढ़ाया गया, लाइक दे रिसीव्ड इंटेंसिफिकेशन विद इन 12 मंथ्स। और जो मीडियन टाइम है कि जब ये ड्रग एड ऑन करते हैं सीक्वेंशियल थेरेपी में, वो करीब 1.6 इयर्स था, जिसमें HbA1c 8 से ज्यादा था। मतलब इतने प्रोलॉन्ग टाइम के लिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, दे वर इन अ स्टेट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ये एक एब्रिविएटेड ओवरव्यू है ADA एंड ESD रिकमेंडेशंस का, जो पिछले 10 सालों में स्टेप वाइज थेरेपी के लिए है अंटिल 2018, जिसमें मेटफॉर्मिन को अभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग देते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स में, जो कि HbA1c को कम करता है लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करके, और इसका बीटा सेल फेलियर पे कोई खास असर नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज जो है, इट हैज एन ऑमिनस ऑक्टेट, इसमें वेरिड पैथोफिजियोलॉजी है, और कन्वेंशनल मोनोथेरेपी सिर्फ एक ड्रग दे करके जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, जैसा कि यूकेपीडीएस एंड एडॉप्ट ट्रायल्स में भी देखा गया है। इसके साथ क्लिनिकल इनर्शिया डॉक्टर्स के लेवल पे भी, जहां सीक्वेंशियल थेरेपी में जब स्टेप अप करना है और टाइमली स्टेप अप नहीं करते हैं तो पेशेंट प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया में रहता है, और पेशेंट्स के लेवल पे भी जब मल्टीपल ड्रग्स रहती हैं, पॉलीफार्मेसी रहती है, तो पेशेंट्स डर के मारे दवाइयां उसमें से कोई स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर उनका मेंटेन बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो जो इंक्रीज पिल बर्डन होता है तो उसका एक तो पुअर एडहेरेंस रहता है, पेशेंट्स दवाइयां लेते नहीं हैं, महंगी पड़ती हैं, और साथ में उनको एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि उनको लगता है कि मैं इतनी सारी दवाइयां डायबिटीज के लिए खा रहा हूँ। तो अब आज का जो टॉपिक है उसमें कुछ स्टडीज की गई हैं जिसमें उन्होंने इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी को कंपेयर किया है सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी से। और ये जो स्टडीज हैं ये ड्रग नाइव न्यू ऑनसेट टाइप 2 डायबिटिक्स में की गई हैं, और ये देखने के लिए कि जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, ड्यूरेबिलिटी से मतलब है जिसमें आप 3 कंसेक्यूटिव HbA1c लेवल्स जब लेते हैं 6 महीने में, 1 साल में और 2 साल में, तो वो टारगेट से कम या टारगेट लेवल तक का हो, और या फिर आपने जो दवाइयां शुरू की हैं जब डायबिटीज डायग्नोज हुई है, तो वही दवाइयां बिना सब्स्टिट्यूट किए और बिना कोई और नई दवाई ऐड किए 2 साल तक उनका HbA1c लेस देन 7% रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट एविडेंस जो हमें मिला है वो है वेरीफाई स्टडीज, जो कि विल्डाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन 2 दवाइयों से किया गया है। इनका कॉम्बिनेशन इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरह भी दिया गया और सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी दिया गया। और
इसमें इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये था, ये देखना कि क्या शुरू में जब पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं उस समय अगर हम कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं मेटफॉर्मिन और विल्डाग्लिप्टिन की, तो क्या पेशेंट को कुछ फायदा होगा। और दूसरा सेकेंडरी आउटकम से ये देखना था कि अगर फायदा होता है तो क्या सीक्वेंशियल एड ऑन करने से ज्यादा फायदा होता है। तो ये जो स्टडी है इसमें जो HbA1c लिया गया पेशेंट्स का वो 6.5 to 7.5% के बीच में था। बाकी स्टडीज में 7 से ऊपर HbA1c लिया गया है। और इसका स्टडी रैशनल ये था कि अगर हम शुरू में ही कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ऐसी देते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो वो ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। और इस स्टडी का इंक्लूजन क्राइटेरिया था एज जो है 18 से 70 साल के बीच में, BMI 22 से 40 के बीच में, और नैरो रेंज है HbA1c का 6.5% से 7.5% के बीच में, और न्यू ऑनसेट टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स, और जो कि ड्रग नाए, मतलब मैक्सिमम 4 वीक्स का मेटफॉर्मिन लिया और बाकी मरीजों ने मेटफॉर्मिन नहीं लिया था। ये जो स्टडी है ये मल्टीनेशनल और मल्टी एथनिक स्टडी है जो कि 254 सेंटर्स में किया गया एंड 34 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया, और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो इन्वॉल्व थे दे वर अराउंड 2000। इस स्टडी में जो बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स थी लाइक रेस एंड उनका HbA1c, BMI, वेट, ये सब, ये दोनों ग्रुप्स में जिसमें इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया गया और जिसमें सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया गया, दोनों में कंपेरेबल था। तो इनिशियल 3 वीक्स रन इन पीरियड के बाद रेंडमाइजेशन वाज डन। एक ग्रुप को उन्होंने मेटफॉर्मिन एंड विल्डाग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम BD दिया और दूसरे ग्रुप को उन्होंने मेटफॉर्मिन के साथ प्लेसिबो दिया। एंड टाइम टू फेलियर देखा गया जो कि HbA1c जब उनका 7% से ज्यादा हुआ, और ये रिकॉर्ड हुआ उनका 6 मंथ्स में, और ये पाया गया कि जो टाइम है टू इनिशियल ट्रीटमेंट फेलियर वो 49% कम हो गया जिनमें मेटफॉर्मिन एंड विल्डाग्लिप्टिन एक साथ शुरू किया गया, कंपेयर टू जिसमें पहले मेटफॉर्मिन शुरू किया गया और फेल होने के बाद विल्डाग्लिप्टिन ऐड किया गया। तो इस जो प्राइमरी आउटकम्स था उससे हमें ये पता चला कि जो न्यूली डायग्नोज्ड ड्रग नाइव टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें फर्क पड़ता है अगर इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी उनको बिगनिंग ऑफ ट्रीटमेंट में दी जाए। फिर उन्होंने जो ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स थे जिनको मेटफॉर्मिन एंड प्लेसिबो दिया गया और जिसमें HbA1c टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो उसमें उन्होंने विल्डाग्लिप्टिन ऐड किया सीक्वेंशियली। तो अब पीरियड 2 में वी हैड 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप में मेटफॉर्मिन विल्डाग्लिप्टिन वाज गिवन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड ग्रुप 2 में भी पेशेंट्स मेटफॉर्मिन एंड विल्डाग्लिप्टिन ले रहे थे लेकिन विल्डाग्लिप्टिन बाद में ऐड किया गया, और सेकेंडरी फेलियर का टाइम देखा गया जो कि उनको 12 महीने पे मिला। और उसके रिजल्ट से ये पता चला कि जो टाइम था, रिस्क फॉर टाइम सेकेंड ट्रीटमेंट फेलियर में जो कि पीरियड 2 में, वो दैट वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड 26%। जो पेशेंट शुरू से कॉम्बिनेशन थेरेपी ले रहे थे उसमें 26% कम था, बजाय इसके कि उनको सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया गया। तो इस सेकेंडरी आउटकम से हमें ये पता चला कि जो पेशेंट जिनको शुरू से इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया गया दे बेनिफिट मोर कंपेयर टू जिसमें सीक्वेंशियल एडिशन थेरेपी दिया गया। ये सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट का HbA1c लेस देन 7, लेस देन 6.5 एंड 6%, और तीनों लेवल्स में जो इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी है उसमें सक्सेस रेट ज्यादा था। जब ये ट्रायल में सब ग्रुप एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि अर्ली कॉम्बिनेशन थेरेपी जो कि ग्रुप में A में था कंपेयर टू जिसमें सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया गया ग्रुप B में, वो हर स्टेज पे फायदेमंद था। जब ओवरऑल सेफ्टी देखा गया इवेंट्स का कि सीरियस कोई एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं हुए या हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स तो नहीं हुए या डेथ तो नहीं हुए, वो दोनों ग्रुप्स में कंपेरेबल था। और जो स्पेशल एडवर्स इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट जैसे आर्थराइल्जिया तो नहीं है, किसी प्रकार का कैंसर तो नहीं है, पेनक्रिटाइटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो भी दोनों ग्रुप में कंपेरेबल था। इस स्टडी में जिसमें इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी में ये भी पाया गया कि विल्डाग्लिप्टिन को जब शुरू में दिया गया तो उससे वेट गेन भी नहीं हुआ एज कंपेयर टू जब मेटफॉर्मिन दिया गया। इस स्टडी में ये भी देखा गया कि जो न्यूमेरिकल रिडक्शन था इन नंबर एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ टाइम टू फर्स्ट एडजुडिकेटेड मैक्रोवेस्कुलर इवेंट जो हुआ वो अर्ली कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में
कम था, लेकिन ड्रॉबैक इसका ये था कि इसमें नंबर्स, जो पेशेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, नंबर्स कम थे एंड कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल ज्यादा था। इसलिए इसके सीवीओटी आउटकम कैसे हैं इस ट्रायल के, उसके लिए वी नीड मोर डेडिकेटेड स्टडीज। तो जैसा कि अभी बताया कि ये जो स्टडी है स्टैटिस्टिकली पावर्ड नहीं था सीवी आउटकम के लिए, क्योंकि इसमें जो बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एनरोल पेशेंट्स के, यंगर एज ग्रुप में था, शॉर्टर ड्यूरेशन डायबिटीज का था, जैसी डायबिटीज हुआ आपने उनको पिकअप कर लिया, 2 साल के लिए स्टडी किया। HbA1c लेवल उनका कम था, 6.5 to 7.5% के बीच में था, और जब उनको लिया गया तो उसमें उनके बेसलाइन कॉम्प्लिकेशंस भी कम थे। इसलिए इस स्टडी के बेसिस पे वी कैन नॉट कमेंट कि सीवी आउटकम जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो ये जो वेरीफाइड स्टडी है, इससे हमें पता चला कि अर्लियर और बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल टाइप 2 डायबिटिक्स में अगर किया जाए तो वो ज्यादा ड्यूरेबल हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क भी इसमें कम है, वेट गेन भी नहीं है, और पेशेंट्स दे एडहियर टू ट्रीटमेंट, और उससे क्लिनिकल इनर्शिया भी कम होता है, और अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये पहली स्टडी है जो कि लॉन्ग टर्म क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी नए डायग्नोज न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में की गई। इसमें डाइवर्स पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, एंड ये जो कॉम्बिनेशन था इट वाज वेल टॉलरेटेड, पेशेंट्स को कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ। और लिमिटेशन इसका ये था कि जो HbA1c था वो नैरो रेंज में था, 6.5 to 7.5% के बीच में, और ये स्टैटिस्टिकली पावर्ड नहीं था सीवी आउटकम पे कमेंट करने के लिए। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर जो स्ट्रैटेजी है जिसमें अर्ली कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट विल्डाग्लिप्टिन एंड मेटफॉर्मिन का दिया जाए टाइप 2 डायबिटिक न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में, तो वो सिग्निफिकेंटली एंड कंसिस्टेंटली इंप्रूव्स लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक ड्यूरेबिलिटी कंपेयर्ड विद मेटफॉर्मिन मोनोथेरेपी। और इसके असर यंग ऑनसेट टाइप 2 डायबिटिक्स में भी देखे गए। ये पेपर एक पब्लिश हुआ है, एक पेपर और पब्लिश हुआ है, insights from Verify, that early combination provides better glycemic durability than a stepwise approach in newly diagnosed type 2 diabetic patients. And based on this, ADA and EASC ने अपने गाइडलाइंस को अपडेट किया है 2018 तक, जिसमें जब इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी के बहुत ज्यादा इस पे स्टडीज नहीं हुई थी, और अब 2020 में उन्होंने बोला कि अर्ली कॉम्बिनेशन थेरेपी कैन बी कंसिडर्ड इन सम पेशेंट्स एट ट्रीटमेंट इनिशिएशन टू एक्सटेंड द टाइम टू ट्रीटमेंट फेलियर। लेकिन उन्होंने बोला कि साथ में ये जो डिसीजन है दे शुड बी शेयर्ड विद द पेशेंट, कि आप पेशेंट को समझाएं और उनके भी इनपुट लें, वी आर कीन देन यू कैन पुट द पेशेंट ऑन इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी। एंड एक ही पेपर पब्लिश हुआ है, एडीए गाइडलाइंस रेकमेंड अर्लियर कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो इस प्रकार हमने देखा कि वेरीफाइड ट्रायल जो स्टडी हुआ, इट्स ओपनिंग अप न्यू एरा फॉर लार्जर क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किए जाएं विद वेरिंग कॉम्बिनेशंस। इसमें तो 2 ड्रग्स उन्होंने यूज की थी, बट वन कैन चेंज द कॉम्बिनेशंस एंड सी टू नो द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन टाइप 2 डायबिटीज। दूसरा जो एविडेंस था जो हमें मिला इसमें इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी पे, वो था 3-year follow-up efficacy and durability of initial combination therapy for type 2 diabetic patients, that is EDICT trial। और इस ट्रायल का ऑब्जेक्टिव था टू कंपेयर एफिकेसी, ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ इनिशियल ट्रिपल ड्रग थेरेपी, दैट इज मेटफॉर्मिन, पायग्लिटिजोन, एक्जिनाटाइड इन पेशेंट्स विद न्यू ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज। और इसको उन्होंने कंपेयर किया सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ ग्लिपिजाइड एंड इंसुलिन ग्लाजिन टू एस्केलेटिंग डोज ऑफ मेटफॉर्मिन, कि जिससे उनका HbA1c जो है 6.5% से कम रहे फॉर 2 years। तो उसमें एक ग्रुप में उन्होंने एजेंट्स लिए जो कि बीटा सेल फंक्शन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं, और दूसरे उसमें उन्होंने जो एजेंट्स लिए हैं दे ओनली लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज एज सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये ट्रायल प्रोफाइल था, इनिशियली 374 पेशेंट स्क्रीन हुए थे, बट अल्टीमेटली 71 पेशेंट्स में इनिशियल ट्रिपल कॉम्बिनेशन दिया गया एंड 86 पेशेंट्स में सीक्वेंशियल थेरेपी दिया गया। और ये पाया गया कि जो HbA1c था बेसलाइन, दैट वाज अराउंड 9% इन ट्रिपल थेरेपी एंड 8.9% इन सीक्वेंशियल थेरेपी। और जो HbA1c जो कम हुआ 6 months में, दैट वाज मच मोर इन इनिशियल ट्रिपल थेरेपी, और ये 3 साल तक मेंटेन रहा जिनको ट्रिपल थेरेपी दिया गया। और
उनका HbA1c कम होने के बावजूद भी इस ग्रुप में 7.5 फोल्ड लोअर रेट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया था, जबकि उनका HbA1c कम था। और जो ट्रिपल थेरेपी जिनको दिया गया उसमें वेट लॉस उनका 1.2 kg था, मीन वेट लॉस, और जिसमें सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया गया उसमें वेट गेन था 4.1 kg का। एंड ये पाया गया कि जो ट्रिपल थेरेपी है उसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ एंड 30 फोल्ड इंक्रीज इन बीटा सेल फंक्शन, जबकि कन्वेंशनल थेरेपी में इंसुलिन सेंसिटिविटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बीटा सेल फंक्शन उनके इंक्रीज हुए ओनली बाय 34%। तो ये सब उसका ग्राफ है जिसमें और दिया गया है। और इस स्टडी के लिमिटेशंस ये हैं कि ये सिंगल सेंटर, प्राइमरीली इसमें मैक्सिकन अमेरिकन इन्वॉल्व थे, एंड ये क्योंकि इसमें एक्सेनेटाइड और ग्लार्जिन जो दोनों इंजेक्टेबल फॉर्म में हैं यूज हुए थे, इसलिए ये ब्लाइंडेड नहीं था, बिकॉज पेशेंट्स न्यू कि उनको कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है, और स्मॉल साइज ऑफ पेशेंट्स इन्वॉल्व थे, एंड दिस वाज डन फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। तो जो लॉन्ग टर्म आउटकम डेटा है माइक्रो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का, वो अवेलेबल नहीं है। और चौथा लिमिटेशन इसका ये है कि इसमें HbA1c ट्रीटमेंट गोल जो था वो लेस देन 6.5% था, जबकि ADA के जो जनरली रिकमेंडेड गोल है दैट इज लेस देन 7%। तो उन्होंने बोला कि उसको अचीव करने के लिए इंसुलिन का डोज जो ज्यादा दिया गया, तो उसकी वजह से उस ग्रुप में हाइपोग्लाइसीमिया भी ज्यादा था। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब जिन पेशेंट्स में इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी में 3 ड्रग्स वो दी जाती हैं, जिसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, बीटा सेल फंक्शंस इंप्रूव होते हैं in new onset type 2 diabetic patients, that produces greater and more durable HbA1c reduction compared with drugs जो कि सिर्फ ब्लड शुगर कंपेयर करते हैं। ये जो स्टडी है इसमें ड्यूरेबिलिटी पे तो कमेंट नहीं कर सकते, बट दिस इज फाउंड टू बी मोर एफिकेशियस, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 1 साल के अवेलेबल हैं, और इसमें इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया गया था मेटफॉर्मिन, सिटाग्लिप्टिन एंड लोबिग्लिटाजोन का, और जो HbA1c था स्टडी एंट्री पे दैट वाज 9 to 12% पेशेंट्स, और इसके भी रिजल्ट जो थे दे वर सिमिलर। सो दिस स्टडी हैज बीन फाउंड टू बी मोर एफिकेशियस, लेकिन ये ड्यूरेबल है कि नहीं इसके लिए 2 साल का स्टडी पीरियड होना चाहिए। और जैसा कि शुरू में बताया कि क्लिनिकल इनर्शिया भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरेबिलिटी कम करने का, क्योंकि पेशेंट्स ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या डॉक्टर्स टाइमली स्टेप अप नहीं करते हैं। तो एक स्टडी हुआ है फॉरएवर फेज 3 स्टडी ट्रायल, जिसमें उन्होंने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन लिया है रेमोग्लिफाजोलिन, विल्डाक्लिप्टिन का एंड मेटफॉर्मिन का एफिकेसी एंड टॉलरेबिलिटी देखने के लिए, और इसको उन्होंने कंपेयर किया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पा, मेटफॉर्मिन एंड लिनाग्लिप्टिन, एंड ये नॉन इंफीरियर है, इट्स जो अर्ली रिडक्शन है दैट इज कंपेरेबल, और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है ग्लाइसीमिया एंड नॉन ग्लाइसेमिक पैरामीटर्स को। लेकिन ड्यूरेबिलिटी कमेंट करने के लिए, क्योंकि 90 डेज में इसके रिजल्ट्स मिले थे, तो वी नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम टू कमेंट अपॉन ड्यूरेबिलिटी। तो बस खत्म करने से पहले एक ये डिटर्मिनेंट्स, एक ये स्टडी हुआ था जिसके रिजल्ट्स पब्लिश हुए थे ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन न्यू ऑनसेट टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी था जो कि 194 पेशेंट्स में किया गया था, और इसमें पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया उन्होंने, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। और ये पाया गया कि HbA1c लेवल एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जिनका कम है, और जितना उनका फर्स्ट विजिट जो 3 मंथ्स पे जितना कम होता है, तो कंपेयर टू पेशेंट जिनका एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस HbA1c लेवल ज्यादा होता है एंड 3 मंथ्स के बाद अगर रिडक्शन कम है तो उनका फायदा ज्यादा है। और उसमें उन्होंने ये भी पाया कि जो पेशेंट्स फिजिकली एक्टिव ज्यादा हैं, जिनमें होमा बीटा लेवल ज्यादा है, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है, और कम यूज कर रहे हैं इंसुलिन एंड सल्फोनाइलूरिया के, उसमें ड्यूरेबिलिटी फैक्टर ज्यादा था। तो ये ड्यूरेबिलिटी ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड टाइप 2 डायबिटीज एक सिस्टमिक रिव्यू हुआ है मेटा एनालिसिस पे बॉडी वेट चेंजेस में, और ये पाया गया कि मॉडेस्ट वेट लॉस 2 to 3% अगर होता है तो उससे भी बीटा सेल का डिटोरेशन कम होता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि अर्ली डायग्नोसिस टाइप 2 डायबिटीज का बहुत जरूरी है, जिसमें बीटा सेल्स फंक्शनल लॉस में हो, जिससे उनको सैल्वेज किया जा सके। अर्ली एंड इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ HbA1c होना चाहिए, जिससे ग्लूकोटॉक्सिसिटी को कम किया जा सके एंड बीटा सेल्स को प्रिजर्व किया जा सके। और इसके लिए अर्ली कॉम्बिनेशन थेरेपी जो कि इंक्रेटिन बेस्ड थेरेपी है, विद और विदाउट थायोजोलिडिनाइडियोन्स देना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन बेसलाइन HbA1c लेवल्स। और ये जो मेडिसिन हैं ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स को ठीक करती हैं, रादर देन ओनली रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल्स। थैंक यू।